बैग सोडियम दोनों हो। पहले हम 2,4-D का प्रयोग करते थे, लेकिन अब हम लोग बिस्पायरी बैग सोडियम का भी यूज करते हैं। तो ऑप्शन में अगर बोथ है तो आप बोथ के साथ जाइएगा, एक आए तो कोई दिक्कत नहीं है। और बिस्पायरी बैग सोडियम मैं बार बार कह रहा हूं, अगर क्या तुम उसको बता रही हो एकदम से कि उसको नहीं पता है ना? तो अगर देखो बिस्पायरिवेक सोडियम का जो मार्केट में नेम नॉमनी गोल्ड के नाम से आता है, ठीक है? तो तुम नॉमनी गोल्ड अगर ऑप्शन में आ जाए तो वो भी सही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे? हाँ। जैसे छोड़ो, अच्छा। टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस, है ना? बासमती राइस का जो टेस्ट वेट होता है वो 21 ग्राम, नॉर्मल धान का 25 ग्राम होगा, ठीक है? अगला है कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन एनिडेशन। बार बार इसलिए मैं 2-3 टेस्ट पेपर में दे चुका ये, उसका रीजन ये है कि इसका सवाल डायरेक्ट परीक्षा में आता है, ठीक है? तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। अगला है बोरो राइस का सोइंग टाइम। अब ये हो गलत हो गया तो भगवान है मालिक है। हाँ, तो नवंबर दिसंबर। ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप इज नोन एज क्रॉपिंग पैटर्न। अब ये सवाल किसी टेस्ट पेपर में नहीं दूंगा, वहां हटाऊंगा ये 2 सवाल, एक ये और एक कॉम्प्लीमेंट्री। ये बहुत बार इसलिए दी जाए जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, नहीं तुम लोगों को गधा मार का गलत कर दोगे, पेपर में आता इसलिए दिया था। अगला है वार्म क्लाउड सीडिंग के लिए कौन सा मटेरियल? मैंने बोला कितने लोग बोथ मारे हैं? तुम बोथ मारे हो? अरे केसीएल क्यों होगा, NaCl है ना सिर्फ, है ना? है ना? तो इसमें क्या होगा? NaCl होगा, है ना? KCl नहीं होता है कुछ भी। अगला होता है कुछ भी, लेकिन इसमें प्रयोग नहीं होता है। अगला है नंबर ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट। हाँ, कौन सा सेकेंडरी है? 99 Mn। तुम्हारे लिए Mn रखा था मैंने। Mn माइक्रो न्यूट्रिएंट है यार। 3 ही तो सेकेंडरी है, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर। Ca, Mg और S। मैग्नीज इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, नॉट अ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, ठीक है? चलो, अगला है हाँ, क्रॉप रेनी डे कितना mm? 5 mm। 2.5 mm या उससे ज्यादा बारिश होती है तो उसे हम क्रॉप सॉरी रेनी डे बोलते हैं। जो हम लोग 7th 8th में खूब कराते थे, जरा सा सावर हुआ नहीं, 2 बूंद भगवान ने बरसा नहीं, तुरंत सर रेनी डे कर दीजिए, आज हो गया ले। तो रेनी डे का एक नियम है कि मिनिमम कितने की बारिश होनी चाहिए? 2.5 mm। मैं क्या बोल रहा हूँ, रेनी डे, समझे कि नहीं? वहीं क्रॉप रेनी डे आ जाए, हाँ, हम 2.5 mm में ही भीग जाएंगे, फसल का कुछ नहीं होगा 2.5 mm में। कितना चाहिए? 5 mm। वहीं आपका सोइंग वाला पूछे तब 20 mm, ठीक है? रेनी डे तुम लोग नहीं जानते हो? क्लास जब 10th के नीचे रहे होगे तो रेनी डे छुट्टी नहीं होती थी, हैं? प्राइमरी और बगल वाले स्कूल में तो खूब होता है, टीचर भी कर देते, जाएं लोग मौज काटें। अगला है एल्बिडो टर्म कौन सी भाषा का शब्द है? हाँ, लैटिन, ठीक है। रेंज कितनी होती है एल्बिडो की? हाँ, 0 से 1 लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब वाइटनेस होता है। एल्बिडो का मतलब क्या होता है कि कितना इनकमिंग रेडिएशन आ रहा है, रिफ्लेक्ट होके कितना जा रहा है, इसी के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्बिडो बोलते हैं, ठीक है भैया? अगला है हीट इज ट्रांसफर थ्रू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन फ्लूइड एंड गैसेस। कन्वेक्शन, सॉलिड में अगर होगा तो कंडक्शन, फ्लूइड में होगा तो कन्वेक्शन, बिना किसी माध्यम के होगा तो रेडिएशन। कंडक्शन आपने देखा होगा जब लोहार लोहा गर्म करता है, या आप तवे पे रोटी बनाते हो तो क्या लगाए रहते हो? आगे क्या, हैंडल, हैंडल में क्या प्रयोग करते हो? लकड़ी। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। अब पता चला कभी वो निकल जाए, क्या कहते हैं, हैंडल, है ना? और उसके बाद रोटी बनाओगे, बनाओगे कोई छुओगे ना तब पूरा हाथ वाथ उड़ा देगा, है ना? तो कभी एक्सपेरिमेंट मत करने लगना कि चलो आज हैंडल नहीं है तो हम ऐसे ही रोटी बना लेते। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल जब हीट होंगे तो वो हीट ट्रांसफर होगा कौन से मेथड से? कंडक्शन मेथड से। और जब आप पानी गर्म करते होंगे नॉर्मल, चाहे केटल में करें चाहे फ्राई पैन में करें, तो आप देखते होंगे पानी के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। और भी पढ़ाया था कि जो हीट मतलब जो मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे वो वजन में हल्के होंगे और ऊपर आ जाएंगे, और जो ठंडे होंगे वो वजन होंगे और नीचे चले जाएंगे, ठीक है? तो कभी भी आपका फ्लूइड में जो मेथड होगा हीट ट्रांसफर का, दैट इज कन्वेक्शन, ठीक है? और सॉलिड में
कंडक्शन, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर नोड्यूल ग्रोथ। मैंने बताया था शायद ना कि नोड्यूल का पूछा जाता है, नाइट्रिफिकेशन का टेम्परेचर, नोड्यूल टेम्परेचर, ये सब पता होना चाहिए। मक्के के जर्मिनेशन का टेम्परेचर, मक्के के ग्रोथ का टेम्परेचर पढ़ाऊंगा आगे, परेशान नहीं हो, है ना। तो दैट इज 24 डिग्री सेल्सियस, है ना। नोड्यूल जानते हो क्या होता है, क्या होता है। हाँ, और कलर कैसा होना चाहिए, पिंक होना चाहिए, ठीक है। लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया था। आज के बाद ये भी सवाल नहीं दूंगा आप कभी, ये रट जाना चाहिए। मिनरलाइजेशन कब होता है, जब 20:1 से कम रहेगा तो मिनरलाइजेशन, 30:1 से ज्यादा रहेगा तो इमोबिलाइजेशन। ये भी सवाल आज से कट होगा पेपर से, तीसरी बार पूछ चुका हूं मिनरलाइजेशन इमोबिलाइजेशन, इसलिए किसी का गलत हुआ अगर पेपर में तो जान लो कि फिर भगवान है मालिक होगा। अगला लिखो, कौन सा अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ये भी अब कटेगा, कई बार बोला ना, कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैं आपको रटा देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम हो रट्टू तोता, हमको पता है तुम कुछ नहीं समझते हो, है ना। अगला है, प्लानिंग कमीशन के हिसाब से कितने हैं, 15 हैं, ठीक है। आईसीआर के हिसाब से कितने हैं, 121, हाँ, 131 या 130 डिपेंडिंग ऑन ऑप्शन, ठीक है, आप चूज करिएगा। अच्छा बताओ, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। और जिससे नहीं पूछा उसने आंसर दिया तो भगा दूंगा क्लास से, हम समझे कि नहीं। हाँ, तुम बताओ भैया। हाँ, अरे तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे हमने तुमको कौन सी सजा सुना दी। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन कितने हैं आईसीआर के हिसाब से, जानते हो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन क्या है। पेपर से पहले पढ़े थे पूरे एग्रोनॉमी की, नहीं, नहीं पढ़े थे, कितना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। पढ़ा करो यार, काहे नहीं पढ़ते हो, है। समझ में ना आया अवन, एकदम नया अवन। हाँ, क्यों नहीं पढ़े, ऐसी क्या परेशानी थी। हाँ, क्या कह रहे हो। अच्छा, नोट्स नहीं पूरे इसलिए तो मैंने पीडीएफ दे दिया है यार। पीडीएफ नहीं मिला तुमको, ग्रुप में नहीं हो क्या, ग्रुप में नहीं हो, जो ग्रुप चलता है। फीस दिए होगे तो होगे जरूर, है। नहीं यार, पढ़ो यार, ऐसे लापरवाही मत करो। तुम बताओ भैया, क्या पूछा था मैंने। हाँ हाँ, एग्रो उनसे क्या पूछे तो कतना, कह रहा उनसे गधा, तुमसे पूछे। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन कितने हैं आईसीआर के हिसाब से। वेरी गुड, अब 60। अच्छा 7, तुम बताओ भैया, तुमने 1 हफ्ता, कौन सी भाषा में 1 हफ्ते को नया कहते हैं बेवकूफ कहीं के। चलो कोई बात नहीं, तुम बताओ भैया, आईसीआर के हिसाब से एग्रो इकोलॉजिकल कितने हैं। ठीक है, जिससे पूछेंगे वही आंसर देगा, देखे कितने अजूबे बैठे हो। तुम बताओ, ठीक है। आप बताइए इधर प्लानिंग, ठीक है, एनबीएसएस एलयूपी के हिसाब से कितने हैं, एग्रो इकोलॉजी को आईसीआर के हिसाब से। तुम बताओ एनबीएसएस एलयूपी के हिसाब से, कोई दूसरा नहीं बोलेगा। पढ़त नहीं हो तुम लोग, ये दोनों तो ऐसे पहले ही ऐसा फेस एक्सप्रेशन कर दिया कि सर जी ना पूछो ना यार। आप बताइए लास्ट कितना है, 15। कुछ बोल रही है लोग, आप बताओ। खुदा, तुम बताओ, तुम बताओ। 20 किसके अकॉर्डिंग होगा। यार तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते हो, जब मैं इसको लिखाया था लास्ट में, एकदम लास्ट में पढ़ाया था, मैंने कहा था कि ये एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। मैंने क्या बताया था कि प्लानिंग, देखो, 2 रीजन होते हैं, एक होता है एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, एक होता है एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, ठीक है, समझ गए कि नहीं। क्या होता है, एक एग्रो क्लाइमेटिक होता है, एक एग्रो, अब बोलो भैया, एक एग्रो क्लाइमेटिक और एक एग्रो इकोलॉजिकल, पीडीएफ में मिलेगा सब। तो जो एग्रो क्लाइमेटिक और है, ये दो दो संस्थाओं ने दोनों को बांटा है। एग्रो क्लाइमेटिक की बात करेंगे तो एक प्लानिंग कमीशन ने बांटा है, एक आईसीआर ने बांटा है। प्लानिंग कमीशन ने 15 में बांटा है, कितने में, है ना। प्लानिंग कमीशन देखो क्या होता है, जो पंचवर्षीय योजना चलती है ना, तो है ना, ये भी पूछा जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना में। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्लानिंग कमीशन ने कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा हमारे देश को। हाँ, यहाँ हम इंडिया की बात करें 15, जबकि आईसीआर ने कितने बांटा, 131 में बांटा।
अब हम बात करते हैं एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, ठीक है। तो उसमें आईसीआर ने कितना बांटा, 8, NBSSLUP है ना, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग सिचुएटेड एट नागपुर महाराष्ट्र, उसने कितने बांटा, 20। पहले 21 था, अब 20 मिलता है, तो 21-20 कहीं ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। समझ गए कि नहीं। अब पेन वेन लिखा जो लिख रहे हो सब पीडीएफ में लिखा है, अब बार बार मेंशन भी किया था कि ये भैया पढ़ लेना, ठीक है। तो अब ये चारों बातें याद हो जाएंगी कि नहीं, 4 टोटल बातें हैं, ठीक है। चलो अगला है व्हिच क्रॉपिंग पैटर्न हैज हाईएस्ट एरिया इन इंडिया, ठीक है। तो कौन सा होगा, राइस, राइस और व्हीट का एरिया है लगभग 10-11 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है। अब ये भी सवाल अब पेपर में नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो मेरा पेपर बनाने का एम ये रहता है कि मैं ना बहुत टफ बनाता हूं ना बहुत इजी बनाता हूं। रीजन क्या है कि बहुत इजी बना दूंगा तो कोई मतलब नहीं, बहुत टफ बना दूंगा तो जो कैटेट पूछे ना वो हम पूछ के क्या करेंगे, समझ में आया कि नहीं। इसीलिए मैं पेपर हमेशा मीडियम बनाता हूं, और मेरे जो टेस्ट पेपर हैं आप कलेक्ट करके रखिएगा, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन देता हूं बहुत स्पेसिफिक देता हूं, और ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मेरा पिछले मान के चलिए 7-8 साल तो हो ही गया एग्रीकल्चर सिस्टम में, केवल ग्रेजुएशन से ले लो, बाकी 2 साल 12th है, तो जो लगभग 14 से लेके 23 लगभग 8-9 साल का मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जितने मैंने पेपर दिए हैं उस हिसाब से वही क्वेश्चन पूछता हूँ जो परीक्षा में आ सकता है। पढ़ाते टाइम हो सकता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि वो आपके भविष्य की तैयारी कराता हूँ। तो जितने टेस्ट पेपर है मेरे उन्हें बचा के रखिएगा, ये नहीं कि यहाँ टेस्ट पेपर दिहो और लाई जाके इसे फेंक दे हो, ठीक है नंबर आए देख ले, अब अगले बार फिर जो होगा नहीं। आज भी जो मैं देता हूँ 15-20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, इसको बैठ के मुझे टाइम लगता है बनाने में, ठीक है। बहुत कम ऐसे टेस्ट पेपर होते हैं जो मैं बहुत जल्दबाजी में बना दूं, तो इसलिए इसको रखे रहना एक एक कलेक्ट करके, और इस पे क्या करना कि अब जैसे टिक मार लेना या हाईलाइट कर लेना, तो जब पेपर कुछ दिन बचेगा तो आप एक एक चीज पलट के देख लेना, क्योंकि जब मैं पेपर बनाता हूँ तो जितना पढ़ाया लगभग लगभग टॉपिक कवर कर लिया, या जो उसके एकदम बढ़िया क्वेश्चन उनको मैंने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे रख दिया। तो तुम अगर पूरी कॉपी नहीं भी पढ़ पाओगे लास्ट टाइम पे तो पेपर तुम 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो इसलिए कलेक्ट करके रखना, फेंकना नहीं, ठीक है। ये आप मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि लास्ट में ऐसा होता है कि नहीं बचता है, मुझे पता है। आधे में तुम समोसा खा जाओगे, आधे में चाय बना लोगे, आधा रोटी नीचे रख दोगे, जब बनाओगे पन लाओ नहीं मिला फाड़ो एक तो रखो ले, चलो रोटी बन गई, वो गायब हो जाएगा सब। तो इसलिए आप अपने टेस्ट पेपर को बचा के रखिएगा, बहुत हेल्पफुल है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो मैं 1-2 बार दे चुका हूं इसलिए क्योंकि वो आते हैं और गलत ना हो इसलिए प्रैक्टिस कराया जाता है, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार व्यक्ति हैं। चलिए क्या हो गया, कौन सा यार सवाल आ गया, हाँ हम कहें कहाँ प्याज आ जाएंगे। व्हिच क्रॉपिंग पैटर्न हो गया ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की यूनिट क्या होती है, परसेंटेज है ना। कौन मैसेज कर रहा है सर, ग्रुप में ऐड कर दीजिए, इससे बोलो पैसा दे ग्रुप में ऐड हो जाएगी। चलो मजाक कर रहा हूँ। क्या होगा यूनिट इसका, परसेंटेज है ना। ग्राम पर किलोग्राम आपका स्पेसिफिक का होता है, ग्राम पर मीटर क्यूब आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का होता है, और परसेंटेज आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी का होता है। इनका सबका पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अगला है कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन टू इनऑर्गेनिक, दैट इज नोन एज मिनरलाइजेशन। ये सवाल अब कभी नहीं मिलने वाले हैं, पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार बता रहा हूँ, फोकस, ठीक है। हाँ अगला है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट, नाइट्रोसोमो नास, और नाइट्राइट टू नाइट्रेट नाइट्रो बैक्टर, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, ठीक है। बहुत बढ़िया तुम लोग पढ़ते हो यार। पीएच नाइट्रिफिकेशन का दैट इज 8.5, टेम्परेचर पूछे 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो अगला है एमडीआई वैल्यू, मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स फॉर सेमी एरिड, -33.3 से लेके -66.6, ठीक है। आपके पास टेस्ट पेपर नहीं है तो एक फोटो कॉपी करा लेती किसी से, लो इसको। और किसके पास नहीं है, तुम लोग बिना, हाँ कैसे तुम लोग जब आ जाते हो पेपर नहीं है, किसके पास और टेस्ट पेपर नहीं है, काहे नहीं है आपके पास, और किसके पास नहीं है। तुमको तो मारना चाहिए, ग्रुप में मैसेज किया गया था ना कि जिसके पास टेस्ट पेपर ना रहे वो प्रिंट करा के लाइएगा।
तुम लोग टेस्ट पेपर को क्यों मजाक लेते हो यार? एक टीचर मेहनत करके बनाता है, कुछ इज्जत करो, दिया हुआ करो, उसको पढ़ो, है ना? आप लोग जो है पता नहीं क्या करते रहते हैं भाई साहब। चलिए अच्छा, अगला है लग्जरी कंजप्शन और हिडन हंगर किस तत्व से संबंधित। ये देखो आपके पास कहाँ है टेस्ट पेपर। चलो, हाँ 115, 114, कौन सा कह रहे हो, 114। लग्जरी कंजप्शन और हिडन हंगर किस तत्व से है? पोटेशियम से। मैंने क्या बताया था, हिडन हंगर, और देखो मैंने बताया था लग्जरी कंजप्शन का मतलब ये होता है कि जितने पोटेशियम की पौधे की आवश्यकता होती है उससे ज्यादा पौधा क्या कर लेता है, अपटेक कर लेता है। इसे बोला जाता है लग्जरी कंजम्पशन। आपको रोटी भूख लगी है, रोटी 4, तुम खा गए 8, तो बाकी जो 4 बचा वो क्या है, दैट इज नोन एज लग्जरी कंजम्पशन। तो ऐसे ही पौधे को जितने पोटेशियम की आवश्यकता होती है उससे ज्यादा पौधा क्या कर लेता है, अपटेक कर लेता है। और यह मुख्यतः कौन सी फसलों में पाया जाता है? हाँ, चारे वाली फसलों में। जो हमारी चारे वाली फसलें हैं वो पोटेशियम का अपटेक क्या करती हैं, बहुत ज्यादा करती हैं। समझ गए कि नहीं? अच्छा, हिडन हंगर का मतलब ये होता है ना? मतलब हिडन हंगर का ये हुआ कि अगर वो डिफिशियंसी है भी पोटेशियम का तो वो लक्षण नहीं दिखाएंगे। जैसे आपने कभी सुना होगा ना कि अंदर से बुखार है लेकिन बाहर से नहीं पता चल रहा है ना? जब आप किसी दोस्त को कहते हैं जरा देखो बुखार है कि नहीं, तो कहता है कुछ नहीं है, तो तुम कहते हो नहीं यार अंदर से बुखार है। समझ गए कि नहीं? तो ऐसे ही मतलब क्या हुआ, सिम्टम नहीं आ रहे हैं लेकिन फीवर है। ऐसे ही पौधों में क्या है कि पोटेशियम की कमी तो है लेकिन लक्षण नहीं आ रहे हैं। तो इस टर्म को क्या कहा जाता है, हिडन हंगर। इसकी डेफिनेशन भी आती है तो वहां सही से समझ लेना। समझ गए कि नहीं? तो हिडन हंगर और लग्जरी कंजम्पशन दोनों ही किस तत्व से संबंधित है, पोटेशियम से संबंधित है। समझ गए कि नहीं? अगला है कि which nutrient imparts disease resistant in plant and provide stiffness to straw। तो कौन सा ऐसा तत्व है जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड कराता है? कौन सा है? पोटेशियम। ठीक है भैया। चलो, अगला है फास्फोरस जो है सीड में किस रूप में, फाइटिन के रूप में। कौन से रूप में? फाइटिन के रूप में स्टोर होता है। मतलब क्या मतलब बताएं, कुछ नहीं, 116 का सी। अगला 117, 117 का वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, बी 23 मार्च क्यों मनाते हैं, कौन बताए, कितने लोगों को पता है ना? 23 मार्च को इसलिए मेट्रोलॉजिकल डे मनाते हैं क्योंकि उसी दिन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कहाँ पे है, जनेवा स्विट्जरलैंड में है, 1950, 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए हम लोग उस दिन को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के रूप में मनाते हैं। 22 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? हाँ, 22 मार्च को वाटर डे, 21 मार्च को फॉरेस्ट डे। तीनों डे याद रखना। कुछ डे याद है कि नहीं याद है? ना याद है? योगा डे कब है? 21 जून को योगा डे है, जानते हो ना? सॉयल डे कब है? पूरा जितना तुम लोगों को व्हाट्सएप नंबर होगा सबका जन्मदिन याद होगा, लेकिन ये नहीं याद है कि मृदा का जन्मदिन कब है। 5 दिसंबर सॉइल डे, 5 दिसंबर इन्वायरमेंट डे, 5 जून अर्थ डे। कुछ ना आया हो तुम्हें सबका। अर्थ डे कब है? गधा, 22 अप्रैल। अर्थ डे कब है? 22 अप्रैल। भगवान है मालिक है भैया। बेटलैंड डे कब है? 2 फरवरी बेटलैंड डे। 10 फरवरी, ओ सॉरी 2 फरवरी पल्स डे। मान लेता हर बार, ठीक है ना? फार्मर डे कब है? नहीं यार, ठीक। किसके जन्मदिन पे मनाते हैं? चौधरी चरण सिंह। मिल्क डे कब है? मिल्क, क्या यार तुम लोग कैसा तुम लोगों को जिसको विश करना होगा 12 बजे मैसेज कर देते होगे, चाहे वो रिप्लाई 1 घंटा बाद ही करे, और लोगों को रिप्लाई कर रही हो, पता नहीं तुम लोग कब है।
आप देखो, हम जानते थे तुम लोग हो गधा मॉडल आदमी हो तुम लोग। तो दो है, मिल्क डे ऐसा है कि नेशनल लेवल पे भी मनाया जाता है, और इंटरनेशनल जो आप 1 जून बोल रहे हो वो इंटरनेशनल लेवल पे है। समझ गए कि नहीं? मतलब विश्व में दुग्ध दिवस कब मनाया जा रहा है? 1 जून को। लेकिन भारत भारत में कब मनाया जा रहा है? तो 26 नवंबर है। ठीक है, एक बार आप इसे चेक कर लो, 26 नवंबर है, क्योंकि उस दिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिनका जो हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन है उसमें बहुत ज्यादा योगदान है। आपने पढ़ा होगा फ्लड रेवोल्यूशन, एक्सटेंशन में पढ़ा होगा फ्लड रेवोल्यूशन, है ना? वाइट, है ना? फ्लड रेवोल्यूशन 3 फेज में आया था, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तीनों का डेट याद रखना, किससे संबंधित है याद रखना, कौन उसके रिलेटेड आदमी है, वैज्ञानिक है, वो याद रखना। और 26 नवंबर को ही हम लोग क्या मनाते हैं? मिल्क डे मनाते हैं। और लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे पूछा जाए तब 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब पढ़ो, है ना? कुछ कॉपी किताब पलटोगे तभी याद होगा। समझ गए कि नहीं? नहीं पलटोगे तो फिर जैसी दशा है वैसी दशा बनी रहेगी। ठीक है, ऐसे ही मैंने तुमको लिखाया था कि एक इंटरनेशनल मिलेट ईयर है, एक नेशनल ईयर ऑफ मिलेट है। तो नेशनल कब है? 2023, और इंटरनेशनल 2018। लदोगे तुम लोग, गधा नहीं कह। 2018 में मैंने क्या बताया था? नेशनल ईयर ऑफ मिलेट। समझे कि नहीं? मतलब भारत ने जो मिलेट वर्ष है वो कब मना लिया? 18 में। और इंटरनेशनल कब मनाया जा रहा है? इस वर्ष। समझे कि नहीं? क्योंकि हम लोग पहले भी मोटे अनाज खाते थे। तो देखो, ऐसा हुआ इंटरनेशनल इस बार क्यों मनाया गया? क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ, अभी कोविड आया था। जब कोविड में लोगों को दिक्कत हुई तो किसकी टेबलेट दी जाती थी? जिंक की। आपने खाया होगा ना, खूब सारा जिंक, खूब सारा आयरन देते थे, नहीं देते थे? तो इसीलिए जो है, जो हमारा इंटरनेशनल है लेवल पे, उन्होंने देखा कि भैया खाली धान गेहूं से काम नहीं चलेगा, खाली पिज्जा खाने से, बर्गर खाने से काम नहीं होगा। आप में क्या हो रहा है? एक कोविड ने सबको समझा दिया। समझेगे नहीं? तो इसीलिए मोटे अनाज वाली फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि हमारी जनसंख्या जो विश्व की है वो एकदम तगड़े तरीके से बढ़ रही है। तो उनको खिलाने के लिए धान गेहूं की पैदावार अब कितना बढ़ाया जाए। तो इसलिए जो है क्या किया जा रहा है, आपका जो है डाइवर्जन किया जा रहा है कि मोटे अनाज वाली फसलों का भी उपयोग किया जाए। आपसे पूछ लो तो नाम नहीं बता पाओगे मोटे अनाज वाली फसलों के। 2-3 नाम याद है? ज्वार बाजरा छोड़ दो, उसके बाद मक्का मोटे अनाज है गधा। मोट मतलब ही नहीं, हम देखे मोट बेवकूफ। ये कहानी सुनो ना कि अकल बड़ी की भैंस, वही तुम लोग। मोटा मतलब जो मोटा दिख रहा है। देखो मक्का नहीं है, वो बात ठीक है, कोर्स ग्रेन साइज के हिसाब से है, ठीक है। लेकिन मक्का नहीं है, मक्का नहीं है ना? जैसे आपका ज्वार है, बाजरा है, फिंगर मिलेट है, लिटिल मिलेट है, कोदो मिलेट है ना, प्रोसो मिलेट है। ये सब सर्च करना, गांव में सांवा, कोदो, काकुन का नाम सुनो कि नहीं? ये सब वही हैं, जाके खाओ पियो। समझे कि नहीं? पिज्जा पिज्जा में कुछ नहीं रखा है तब भी, लेकिन मन वही करता है खाने का है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्या बता। हाँ, तो नेशनल ईयर आ जाए तो 2000, अभी आईसीआर की परीक्षा में पूछा गया, वो भी ये एमएससी ने जो पीएचडी में पूछा, क्या पूछा? इंटरनेशनल नहीं पूछा, कंफ्यूज करने के लिए पूछा, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट कब मनाया गया? पहला ऑप्शन 2023। सब ने 2023 भर दिया, पक्का हो गया 3 नंबर। बाद में जब उन्होंने देखा अरे माइनस, तब नजर गई कि क्या पूछा था, इंटरनेशनल नहीं, कौन सा पूछा? नेशनल। तो हम कब मना चुके थे? 2018 में। विश्व कब मना रहा है? 2023 में। ऐसे ही बहुत सारे इंटरनेशनल ईयर हैं। जैसे सॉयल का कब मनाया गया इंटरनेशनल ईयर? 2015 में। फॉरेस्ट का कब मनाया गया? 2011 में। आलू का कब मनाया गया? 2008 में। आलू कैसा दिखता है? ऐसे दिखता है ना? कुछ आलू ऐसे दिखता है ना? अरे आलू ऐसे ही तो होता है यार। तो बीच में एक लगा दो ऐसे, 8। तो कब मनाया गया? 2008 में आलू मनाया गया, 2015 में सॉयल मनाया गया, 2011 में, और भी बहुत सारे हैं, है ना? हाँ, सिर्फ वर्ल्ड लेवल पे ही हैं। ठीक है, चलो। बायोडाइवर्सिटी शायद 10 है, फॉरेस्ट 11 है। पढ़ा करो यार, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, मैं समझ गया। कम कर दो भैया जो तुम लोग करते हो। चलो, क्या नंबर पहुंचे थे? हाँ, अंडर एसिडिक पीएच फास्फोरस किसके साथ फिक्स होता है ना? एल्युमिनियम और आयरन के साथ एसिडिक में, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ बेसिक में, है ना? अगला है 80 किलोग्राम नाइट्रोजन पाने के लिए
सबका आ गया ना? ऐसा तो नहीं है किसी का गलत हुआ हो? नहीं आया? नहीं आया? तुम आप पीछे पूछ रहे, नहीं आया? ये लोग कौन से स्टूडेंट, तुम लोग कब समझ में आएगा पता नहीं। अच्छा चलो, इस रो में सवाल लगा लिए थे सबके? नहीं, 119 लगा लिए थे भैया? सिंपल था यार, तू 2.17 से गुणा भी कर दोगे तब भी आ जाएगा। 80 दूना 160, 160 के बगल में जो ऑप्शन हो टिक कर दो, कौन सा है? 173 है, खटाक से आंसर। समझे कि नहीं? अगला है अमोनियम वोलेटिलाइजेशन को क्या चाहिए? हाई पीएच और हाई टेम्परेचर। हाँ, अगला धान के खेत में नाइट्रोजन मुख्य रूप से किस रूप में लॉस होता है? डी नाइट्री, सी ऑप्शन, मतलब 121 का सी। अगला है कि P2O5 को अगर P में कन्वर्ट करना तो कितने मल्टीप्लाई करो? 2.29। सब गए, गलत हुए। पूछ क्या रहा है? हाँ, P2O5 कन्वर्टेड टू P तो कितना होगा? 0.43 होगा। अगर P से P2O5 जाना है तब 2.29, लेकिन यहां क्या करना है? हाँ, तुम लोग देखो, ऐसे ट्रिक आप सुनो, ध्यान दो इधर। क्या नकल करके किए थे क्या? कोनो बात नहीं, सब होत रहा था। चलो, अच्छा ध्यान दो, एक ट्रिक बता दे रहे हैं जिससे मतलब अब तो मुझे खैर याद हो गया, लेकिन जब मैं पढ़ा करता था बीएससी में तो मुझे भी कंफ्यूजन होता था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद करने का ट्रिक देखो, मैं अपना बता दे रहा हूँ, बाकी तुम लोग जानो। देखो ऐसा है, एक हमारा P2, अरे यार, एक हमारा P2O5, ठीक है? तुम्हें P2O5 से किस में जाना है? P में। एक हमारा P से किस में जाना है? P2O5, ठीक है? अच्छा बताओ, इसमें बड़ा छोटा दिख रहा है कौन है? कौन बड़ा है? ये बड़ा है, ये छोटा है। काहे ये बड़ा है काहे छोटा हमको भी नहीं पता, दिख रहा है बड़ा छोटा ना, इसमें देखो 2 ही अक्षर है, वहाँ 1 अक्षर है। यहाँ 2 और 5 लगा है, वहाँ कुछ नहीं लगा है। समझ गए कि नहीं? ठीक है, इतना समझ में आया? देखो, अब तुम्हें क्या पाना है? ज्यादा से किसकी तरफ जाना है? कम की तरफ। तो गुणा हमेशा किससे होगा? कम से। कम से गुणा होगा। अब यहाँ क्या है? ये कम है, ये क्या है? तो कम से ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा, तो 2.29। समझे कुछ नहीं समझे? याद रहेगा? अब अगर ये वैल्यू तुम्हें याद है तो कर लोगे। अब पता नहीं, यह नहीं याद है कि ये फास्फोरस में है कि पोटेशियम में है, तो फिर भगवान जाने। ऐसे ही सेम केस पोटेशियम में है। एक हमारा है K2O से किस में जाना है? K में। एक हमारा क्या है? K से किस में जाना है? K2O में। ऐसे इसमें ज्यादा छोटा बड़ा कौन दिख रहा है? E छोटा, ये बड़ा। तो बड़ा से छोटे में जाना है, तो अब याद है ना है कि वो वैल्यू है? नहीं याद है? 0.83, 0 यह है ना, यही है। K2O से K जाना है तो 0.83, K से K2O तो इससे ज्यादा, मतलब 1.20। याद हो जाएगा कि नहीं? याद है? कौन कहा याद है? कौन कहा याद है? इनका OMR सीट अभी मंगवाते हैं, इनको देखते हैं। गलत होगा मुझे पता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो समझ में आ गया कैसे याद करोगे? ट्रिक के माध्यम से, कि अगर कम वाला पाना है, मतलब P पाना है तो कम से गुणा, P2O5 पाना है तो ज्यादा से गुणा, K पाना है तो कम से गुणा 0.83 से गुणा, K2O पाना है तो 1.20 से गुणा। समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं समझ में आया तो बताओ। आ गए? चलो अगले पेपर में देखेंगे। कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कटायनिक और अनायनिक दोनों रूप में है? अब ये सवाल भी नहीं, आपसे गलत। कौन सा एनर्जी करेंसी ऑफ प्लांट है? ये हो, अगर तुम्हारा गलत हुआ हो तुम भगवान है मालिक है। सोर्स ऑफ फास्फोरस कौन है? एपेटाइट किसका सोर्स है? फास्फोरस का। और ये रट लेना, ये आता है सवाल में, है ना? अगला है हॉर्टिकल्चर, कौन सा है? अभी सबने पेक्टिन से क्या नापते? जेली मीटर से क्या नापते हैं? पेक्टिन। और रिफ्रेक्टोमीटर से TSS नापा जाता है ना? देखो, रेफ हाँ देखो, ऐसा होता है, TSS पता चल जाता है, टोटल सॉल्युबल साल्ट। नहीं, सॉलिड होता है। के तुम्हें साल्ट लिखाए थे? टोटल सॉल्युबल सॉलिड।
कौन सुगर उगर लिखा दिया है? देखो टीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है? टोटल सॉल्युबल सॉलिड। जैसे तुम जैम में पढ़ते हो टीएसएस वैल्यू कितनी होती है, जेली में पढ़ते हो डिफरेंस में ना, 65-68। तो वो टोटल सोलुबल शुगर नहीं है, टोटल सोलुबल सॉलिड है। मतलब वो कौन सा ऐसा सॉलिड है जो सोलुबल हो जाएगा, समझ गए कि नहीं? है ना? अब ये सब मेरा पढ़ नहीं, पर वनी क्रांति सरल सरल तो पेपर है। वो करा हाईएस्ट विटामिन बी 12 बेल में। डेली फ्रूट कितना चाहिए, है ना? 120 ग्राम है ना फ्रूट। देखो ऐसा है, इस बार जो एचपीएससी ने पेपर पूछा था, हाँ क्या कह रहे हो? डी हॉल्मिंग समझा दे रहे, रुको। क्या कह रही हो? हाँ रुक जाओ, एक एक क्या कह रहे हो? डी हॉल्मिंग। चलो डी हॉल्मिंग समझा देते हैं। पोटैटो में डी हॉल्मिंग किसमें करते हैं? तो तुम्हें डी हॉल्मिंग पढ़ाया नहीं गया तो पेपर में कैसे आ गया? ये क्या बात हुई? तो फिर नहीं है, ऐसा नहीं है ना, देखो पहले बच्चों को पढ़ाओ फिर पूछो ना। जो पढ़ाया नहीं हो तो सब बता ही नहीं पावत हो, जो नहीं पढ़ाया होगा क्या बताते हो? चलो अच्छा ठीक है, एक एक समझ लो यार प्लीज थोड़ा। कौन सा तुम कह रही हो? किन्नो एक बेसिकली मैंडरिन होता है। किन्नो इज अ काइंड ऑफ मैंडरिन विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एच बी फ्रॉस्ट, है ना? किन्नो किसने लाया था? एक वैज्ञानिक थे एच बी फ्रॉस्ट, जो पंजाब और हरियाणा रीजन में ग्रो। ए भैया शांति रखो तो समझा देंगे, नहीं तो हम बंद कर देंगे, हमारा पार्ट नहीं है। हाँ नहीं तो फिर भगवान मालिक हैं। अब यार तुम लोग क्यों नहीं मानते हो? कहा मैं, देखो तुमको पता है सैटरडे फ्राइडे सैटरडे में क्लास नहीं लिया था। मैं यहाँ से जिस दिन तुम्हारा क्लास लिया हूँ, कब लास्ट क्लास, वेडनेसडे को आई थिंक, नहीं ट्यूसडे को, है ना? ट्यूसडे में क्लास लेके थोड़ा घर पे मेडिकल प्रॉब्लम आ गया था, थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी घर पे बाबा की। मैं यहाँ से ट्यूसडे को रात में निकल गया, समझे कि नहीं? ट्यूसडे से लेके मैं संडे तक लगातार कंटिन्यू हॉस्पिटल में रहा हूँ। वहीं से तुम्हारा पेपर, सोचो मैं तुम्हारा पेपर मोबाइल पे टाइप करके भेजा हूँ। मतलब वहां पे मैं हॉस्पिटल में रहते हुए तुम्हारा पेपर मुझे ध्यान करना पड़ा कि मैंने क्या पढ़ा, क्योंकि ना मेरे पास लैपटॉप था मेरा, ना मेरे पास मेरी पेन ड्राइव थी। मुझे ध्यान करना पड़ा कि मैंने तुम्हें क्या क्या पढ़ाया है, उससे क्या क्या जरूरी क्वेश्चन है। मैं 1.5 घंटा मोबाइल में टाइप किया हूँ तुम्हारा पेपर, समझ में आया कि नहीं? तुम्हारा पेपर भेजा हूँ, वहां से मैं आज ही आया हूँ, करीब यहाँ पहुंचा हूँ अपने रूम पे 2:30 से 3 बजे के बीच में। मेरे रिसर्च का फोन 2 बार आया, मेरा एक्सपेरिमेंट लगा, उसमें इतनी घास उग गई है, कुछ साफ नहीं हुआ, वहां मैं नहीं गया। सबसे पहले मुझे लगा कि आप लोगों की क्लास छूट रही है, इसलिए मैं यूजी की क्लास गया, 3-2:30 बजे आया हूँ कमरे पे, 10 मिनट में नहाया हूँ। यूजी का बार बार फोन आ रहा था, कई वीक से क्लास नहीं लिया था, वहां जाके मैंने 4 से 5 पढ़ाया। उसके बाद मैं 5 से 6 आप लोगों के बीच में आ गया हूँ। समझ में आया कि नहीं? इतने दिनों में शायद मैं ब्रश भी मैं मुश्किल से 2 से 3 दिन किया हूँ। तुम लोग से कहता हूँ क्यों नहीं समझते हो यार? मैं इसलिए सोचता हूँ कि मेरी वजह से आपका नुकसान ना हो, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन तुम लोग समझा करो यार, मैं नहीं भी पेपर बनाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं से पेपर इधर उधर से आ जाता, मैं कह देता मैं नहीं बना पाएगा, कोई और बनाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरी जिम्मेदारी, इसलिए अगर मैं कर सकता हूँ तो करूँ। समझ में आया कि नहीं? तुम फोन से टाइप करना समझ रहे हो पेपर? फोन से मैंने तुम्हारा सारा ऑप्शन बनाया, सारा 40, अब ये भी नहीं कि मेरा 20 क्वेश्चन होता है, मेरा 40 क्वेश्चन होता है, एग्रोनॉमी प्लस सॉइल साइंस। ठीक है? तो तुम लोग भी थोड़ा सा करा करो मेहनत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कितना एफर्ट किया, लेकिन अगर कह रहा हूँ थोड़ा शांत रहो तो मतलब शांत रहो, है ना? क्योंकि तुम समझ सकते हो कि लगातार आदमी अगर 5 दिन से इधर उधर घूम रहा है केवल, और मेडिकल में तुम जानते ही हो क्या दिक्कत होती है, समझ में आया कि नहीं? हाँ तो थोड़ा सा यार समझा करो। चलो, तो क्या बता रहा था? डी हॉल्मिंग देखो ऐसा होता है, ये किया जाता है पोटैटो में, किसमें? पोटैटो में ऐसा होता है। आलू कितने लोगों ने किया है, मतलब ग्रो किया है ना? आलू का, आलू देखे हो कि नहीं? हाँ यूजिन। चलो ठीक है। तो ऐसा है कि जब आलू मैच्योर होने वाली होती है, जब आलू की हार्वेस्टिंग होने वाली होती है, आलू कहाँ एक सेकंड, आलू कहाँ लगता है बताओ? मतलब आलू का फ्रूट कहाँ पे होता है? जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे? कहाँ पे लगता है बताओ? हाँ नहीं तो पता चला आलू बता दो पेड़ पे लगता है। ऐसा होता है ना? देखो एक समझा देता हूं, जैसे ये आपका मान लो आलू का पौधा है,
तो ये नीचे क्या पड़े रहेंगे, बहुत सारे ऐसे आलू होते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, ऐसे होता है ना, मतलब इसकी रूट्स भी होती हैं, ठीक है। और ऊपर क्या होता है आपका, ऐसे ही हमारा आलू है, ठीक है। तो ऐसा होता है जब ये हार्वेस्टिंग टाइम आता है, कटाई का समय आता है, मान लो आलू अगले 10 दिन में ये हो कि आलू पूरी पूरी तरीके से खोदने लायक हो गई है, हार्वेस्टिंग के लायक हो गई है, तो उससे हम लोग 10 से 15 दिन पहले, कितना दिन पहले, 10 से 15 दिन पहले क्या करते हैं, जो इसका तना है ना, इसके तने को काट देते हैं, ठीक है। तने को हमने काट दिया, और आलू अभी कितना दिन पड़ा रहेगा अंदर, 10-15 दिन या 20 दिन नीचे पड़ा रहेगा। क्यों ऐसा करते हैं, ऐसा करने से ये होगा, जो आपका आलू है उसके ऊपर, आलू छील के तो बनाते हो क्या, ऐसे ही बना देते हो, छीलते हैं, तो आलू के ऊपर क्या होता है, नमक। अरे छिलका गधा, आलू के ऊपर उसका पील होगा ना, तो अगर ऐसा करोगे ना, तो जो उसका पील है वो थोड़ा सा मजबूत होगा, वो थोड़ा सा हार्ड होगा, तो उससे क्या होगा कि आलू आपकी जल्दी से खराब नहीं होगी, जल्दी से डेटेरिएट नहीं होगी, उसकी जो सेल्फ लाइफ है, आपने हॉर्टिकल्चर में बहुत सारी क्रॉपों को पढ़ा होगा कि सेल्फ लाइफ, खासकर जब आप उधर जाओगे बनाना में, सॉरी पियर में, एप्पल में, तो सेल्फ लाइफ होता है, ठीक है। तो जो इसकी सेल्फ लाइफ वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए आप लोग भी रिकमेंड करिए अपने घर पे कि जो आलू ग्रो कर रहे हैं उसको डायरेक्ट खुदाई ना करके 15 से 20 दिन पहले उसके तने को काट दें। तने के काटने से ऐसा होगा कि जो आपकी आलू की जो उसकी पील है वो मजबूत होगी, तो उससे दो चीज होगा, एक तो उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा। दूसरा ये होगा कि उसमें जो अटैक है आगे चल के डिजीज और पेस्ट का कम होगा, क्योंकि अगर छिलका मजबूत होगा तो किसी भी इंसेक्ट और पेस्ट का अटैक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो किससे रिलेटेड है, मुख्यतया या आलू में किया जाता है, मुख्यतया किसमें किया जाता है, आलू में किया जाता है। और आप कौन सा कह रहे थे, कौन कह रहे थे, तुम कौन सा, ठीक है। बाकी और तो सब सरल है। किन्नो बेसिकली क्या है, एक मैंडरिन है। जब आप सीट्रस पढ़ोगे तो बहुत सारा टाइप का होता है, स्वीट ऑरेंज होता है, किन्नो होता है, मैंडरिन होता है, सब अलग अलग होता है। तो जो हमारा किन्नो है बेसिकली मैंडरिन है, एक साइंटिस्ट थे एच बी फ्रॉस्ट, उन्होंने इसका इंट्रोडक्शन किया था, पहले चाइना में गया, फिर शायद यूएसए ने उसको अप्रूव किया, और भारत में यह पंजाब रीजन में ग्रो होता है, ठीक है। हैन एंड चिकन बोरान की कमी से ग्रेप में होता है, ठीक है। बस ठीक है। हाँ हाँ, 100 विंड ब्रेक प्लांटेड नॉर्थ वेस्ट होगा यार, ठीक है। और बताओ, टीजेड टेस्ट वाइबिलिटी के लिए होता है, टेट्राजोलियम टेस्ट किसने दिया था, टीजेड टेस्ट पता है, टेट्राजोलियम टेस्ट होता है जो सीड की वाइबिलिटी को, है ना, लीकर एक साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था, लीकर, लीकर, LEEKER, लीकर, है ना, है? कौन सा सवाल है, क्यू सेरेटिन, हाँ क्यू सेरेटिन होगा, येलो कलर ओनियन क्यू सेरेटिन होता है। रिफ्रेक्टोमीटर देखो, ये TSS के लिए आ तो गया नीचे। जीनो एनर्जी कूल चैम्बर किस पे काम करता है, A146। हाँ, टोमेटो एक क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट है, क्या इसमें कितना कटे, डे न्यूट्रल प्लांट बताया तो हूँ यार, तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते हो, सावर डे, लॉन्ग डे,